बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। तो बेटे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो आपको समझाने की कोशिश करने लगे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इसको समझाना आसान करे और आप सब के लिए इसको समझना आसान करे और इस इल्म को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल प्रपोज किया कि एटम का मॉडल कैसा होता है, तो उसने कैसे प्रपोज किया, उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उसने किया वो सब कुछ समझाते हैं। लेकिन अगर आपने एंजॉय करके पढ़ना है तो आप सारे अपने आप को छोटे छोटे रदरफोर्ड साइंटिस्ट समझ लें, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट्स है और इससे कंक्लूजन्स या नतीजे के तौर पर जो मॉडल सामने आएगा वो भी आप खुद इंशाल्लाह वो कंक्लूड कर लेंगे। तो रदरफोर्ड ने, मेरा बेटा, एक वुडन बॉक्स लिया, वुड का बना हुआ उसने बॉक्स लिया, जिसके एक साइड पर एक होल मौजूद था। इसके अंदर उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, फॉर एग्जांपल पोलोनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? जिसकी सरफेस पर से फॉर एग्जांपल अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स एमिट हों, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। वैसे जिसकी सरफेस पर से रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा या गामा टाइप की किसी भी तरह की एमिट हो उसको रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो पोलोनियम की सरफेस से अल्फा रेज एमिट होती हैं, तो इसलिए इसको रेडियो एक्टिव इस डेफिनेशन के मुताबिक कहा जा सकता है। ये वुडन बॉक्स में ये जो एक साइड पर होल है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पैक्ट है। इस होल का क्या पर्पस था? इसका पर्पस ये था क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सारी सरफेस एक्टिव होती है। अगर इसके पोलोनियम है और इसकी सरफेस से अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, तो वो सारी सरफेस से एमिट होंगे। तो अगर ये होल वाला वुडन बॉक्स यूज किया जाएगा तो जो अल्फा पार्टिकल साइड से एमिट होंगे वो भी वुडन बॉक्स की वाल के साथ स्ट्राइक करके वो भी सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे, और जो पीछे से एमिट होंगे वो भी इसकी बैक वाल के साथ स्ट्राइक करके वो भी डायरेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। तो इन तमाम अल्फा पार्टिकल्स को एक लाइन में डायरेक्ट करने के लिए ऐसा उसने मॉडल यूज किया कि वुडन बॉक्स में जिसके ऊपर एक साइड पर होल था उसमें उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा। अल्फा पार्टिकल्स किस तरह के पार्टिकल्स को कहते हैं? हीलियम एलिमेंट के डबली आयोनाइज या डबली दो पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर हो, इसको डबली आयोनाइज कह रहा हूं, तो उसको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। बुक के ऊपर तो इनकी बहुत तादाद लिखी हो 20,000 के करीब, लेकिन मैं समझाने के लिए इनके जो है वो 9 पार्टिकल्स आपके सामने रखे हैं। ये अल्फा पार्टिकल का एक करैक्टर है, खसूसियत है कि जब ये फोटोग्राफिक फिल्म के साथ स्ट्राइक करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म समझते हो जिसमें पहले फोटोग्राफ्स बनाई जाती थी कोडेक कैमरे में, वो 25 या 26 या 27 जो है वो स्नैप्स या पिक्चर्स की एक फिल्म यूज होती थी, वो फोटोग्राफिक फिल्म है। या अगर आपके पास कोई भी स्क्रीन हो, शर्त यह है कि उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हो, तो जब अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकले, इन्होंने जाकर जो है वो इस टारगेट फोटोग्राफिक फिल्म या स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड के साथ जब स्ट्राइक किया तो यहां पर फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस किए, जिसको मैंने ये इस तरह इस मॉडल में समझाया है। असल में तरीका तो यह है कि फ्लैशेस की इंटेंसिटी की बात की जाए, रोशनी की शिद्दत की बात की जाए, लेकिन उसको यहां यूज करके समझाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैंने मैथमेटिक्स का सहारा लिया है और मैंने फ्लैशेस के नंबर सपोज कर लिए हैं कि लेट मी से दैट जो फ्लैशेस के नंबर सामने रदरफोर्ड ने देखे वो मिसाल के तौर पर 9 देखे नहीं थे, ये बात ज़हन में रखें। मैं समझाने के लिए एक नंबर यूज कर रहा हूं कि 9 फ्लैशेस फॉर एग्जांपल 9 अल्फा पार्टिकल्स ने प्रोड्यूस की। अब असल में फिर क्या हुआ कि उसने अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और इस फोटोग्राफिक फिल्म या स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड के दरमियान एक गोल्ड की फाइल लगा दी। फाइल किसको कहते हैं? थिन शीट को। थिन शीट किसको कहते हैं? बारीक शीट को। जैसे पेपर एक है तो वो एक पेपर फाइल कही जा सकती है, तो वो थिन शीट है पेपर की। तो इस तरह थिन शीट गोल्ड की लगाई जिसकी थिकनेस बताई गई है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है 0.04 सेंटीमीटर की। जाहिर बात है गोल्ड की फाइल में गोल्ड के एटम्स मौजूद होंगे, तो मैंने उसमें से एक एटम को मैंने जूम करके दिखाया है।
आप भी वीडियो को अमूमन जूम करके देखते हो, अगर जब आपको राइटिंग क्लियर ना हो रही हो तो जूम करके दिखाया है, जिसको मैंने एक सर्कल से ही दिखाया है। तो दैट इज फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन द फाइल ऑफ गोल्ड। तो जब इसने ये दरमियान में गोल्ड फाइल लगाई तो उसने यहां पर कुछ होने वाली चेंजेस देखी। उसने तीन चीजें ऑब्जर्व की मेजरली, वैसे चार ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो वो जो तीन मेजर ऑब्जर्वेशन उसने की वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी। उसने पहली ऑब्जर्वेशन ये उसके सामने आई कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं वो फाइल लगाने के बावजूद वो स्ट्रेट पास कर जाते हैं। ज्यादातर कैसे कहा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द एब्सेंस ऑफ दैट फाइल, अगर टोटल यहां फ्लैशेस 9 थे तो जब फाइल अप्लाई भी कर दी तो सामने फ्लैशेस स्टिल फॉर एग्जांपल स्टिल अभी भी 6 फ्लैशेस उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर नजर आ रहे हैं। तो इससे यही कंक्लूड होगा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पर जो है वो पास कर जाते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखी उसने कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो टोटली डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। वेरी फ्यू होते हैं सम या वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल टोटली डिफ्लेक्ट बैक, वो बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, वापस से रिबाउंड हो जाते हैं, वो आगे फोटोग्राफिक फिल्म तक फॉर एग्जांपल नहीं पहुंच पाते। ये कैसे पता चला, इसका भी हम आपसे बात कर लेते हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने देखी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो थ्रू सम एंगल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये डिफ्लेक्शन दिखाई, पहले सारे फ्लैशेस सीधे नजर आ रहे थे, अब कुछ फ्लैशेस यहां नजर आने लगे। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक फ्लैश यहां नजर आने लग गया, एक फ्लैश यहां नजर आने लग गया। अब इन दोनों को सम अप भी कर लें तो टोटल को तो ये कितने बने, 8 फ्लैश बने। तो अगर 9th फ्लैश यहां पहुंचा ही नहीं है तो इससे यही कंक्लूड किया जा सकता है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल टोटली डिफ्लेक्ट बैक, फिर ही 9 पूरे होंगे। तो ये तीन उसके पास ऑब्जर्वेशन उसने ऑब्जर्व की। तो इन तीन ऑब्जर्वेशन से उसने तीन कंक्लूजन ड्रॉ की, नतीजे अखज किए। पहली ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने आपके सामने रखी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इसमें से अनडिफ्लेक्टेडली पास कर जाते हैं। तो इससे रदरफोर्ड ने यह कंक्लूड किया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, इस वजह से अनडिफ्लेक्टेडली स्ट्रेट पास कर। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है थ्रू सम एंगल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, नहीं, दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल टोटली डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो इससे आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि अगर आप अपने कमरे में तो सारी लाइट्स बंद कर दें, घटा धूप अंधेरा हो, तो आप या किसी ऐसी जगह पर नई जगह पर दाखिल हुए हो जहां बिल्कुल अंधेरा हो और सामने से कोई चीज नजर ना आ रही हो, तो आपके हाथ में एक टेनिस बॉल हो जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, तो आप उसको सामने ऐसे अंधेरे में फेंक दो, तो अगर वो बॉल किसी चीज के साथ स्ट्राइक करके वापस लौट आए तो आप ये समझेंगे कि मेरे सामने कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, मटेरियल जो मादे का बना हो, मिसाल के तौर पर दीवार है। तो जिस बॉल को मैंने फेंका था वो यकीनन किसी दीवार या किसी दरवाजे के साथ या किसी टेबल के साथ या किसी अलमारी के साथ टकराई होगी, तो फिर ही वो वापस आई होगी। ये एक सिंपल सी बात है कि सामने कोई मटेरियल हर्डल रुकावट होगी तो फिर ही वो रिबाउंड होगी। तो जो उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल टोटली डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, तो इससे उसने कंक्लूड ये किया, वेरी फ्यू होते हैं, तो 3-4 चीजें कंक्लूड की कि एटम के सेंटर में मौजूद होता है क्या भाई, डेंस, हार्ड और वेरी स्मॉल मैसिव रीजन। मैसिव मीन जिसका कुछ मैस हो, मीन मटेरियल का, कोई मटेरियल की चीज बनी हुई जो भी है उसका कुछ मैस होगा। तो एटम के सेंटर में एक डेंस है, हार्ड है और वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कैसे मतलब, वेरी फ्यू डिफ्लेक्ट बैक होते हैं। मैसिव रीजन है, कोई जगह है जो मटेरियल इन नेचर है। जो अल्फा पार्टिकल उस मटेरियल नेचर की रीजन के साथ स्ट्राइक किया होगा जिन्होंने, तो वो आगे पास नहीं कर पाई होंगी, वो डिफ्लेक्ट बैक कर गई होंगी। उस सेंट्रल मटेरियल रीजन को, मैसिव रीजन को, जो साइज में वेरी स्मॉल मानी गई क्योंकि वेरी फ्यू डिफ्लेक्ट बैक हुए थे, वो डेंस है और हार्ड है, इसी वजह से जो उसके अंदर से पास नहीं कर पाए। उसको बाद में नाम दे दिया गया किसका, न्यूक्लियस का, जिससे उसने पहली चीज ये कह दी कि एटम के सेंटर में एक मैसिव या मटेरियल रीजन है जो साइज में स्मॉल है, हार्ड है, डेंस है। तो उसको वो उसने कहा कि क्या कहा उसने, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि रदरफोर्ड ने ये कैसे साबित किया था
कि जो है वो एटम के सेंटर में क्या मौजूद है, एक डेंस हार्ड वेरी स्मॉल रीजन मौजूद है जिसको न्यूक्लियस कहा जा सकता है, तो आप उसका आंसर इस ऑब्जर्वेशन और इस कंक्लूजन से दे सकते हैं। वैसे बुक के ऊपर मैंने उसका आंसर लिख कर दिया है, लेकिन आपको ये समझ आ गई कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कैसे दिया जा सकता है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल थ्रू सम एंगल डिफ्लेक्ट हो गए। वो कैसे पता चला था कि पहले सारे फ्लैशेस स्ट्रेट लाइन पर नजर आ रहे थे और उसने देखा कि जब गोल्ड फॉयल लगाए तो कुछ फ्लैशेस स्ट्रेट लाइन से हटकर यहां नजर आने लगे। इससे उसने कंक्लूड क्या किया, एक असूल है कि सेम चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये तो हमें और आपको भी पता है, हम सारे ही बतौर रदरफोर्ड के बात कर रहे हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल इसमें से पास करें इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये फिर ये ऐसा कभी गुमान किया जा सकता है, यही नतीजा निकाला जा सकता है कि जो सेंट्रल मैसिव रीजन है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया, तो अगर उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो, क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, तो फिर जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास से गुजर रहे होंगे, तो न्यूक्लियस ने उनको रिपेल किया होगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो इसी वजह से वो अल्फा पार्टिकल अपने मीन या स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट होंगे और इसीलिए जो फ्लैशेस हैं वो थ्रू सम एंगल नजर आएंगे। तो इससे उसने क्या कंक्लूड किया कि जो डिफ्लेक्ट हो गए, तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है इट कैरीज क्या भी पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल सी बात। आखिर में जो उसकी चौथी ऑब्जर्वेशन थी जिसका तज़किरा मैंने यहां नहीं किया था, तो उसने कहा कि एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। आप और मैं भी मानते हैं। मैं इस व्हाइट बोर्ड को टच कर रहा हूं, आई फील नो करंट, मेरे हाथ में पॉइंटर है, आई फील नो करंट। तो ओवरऑल मैटर जो है वो न्यूट्रल है, ओवरऑल पूरी यूनिवर्स जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो गोया ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल है। तो अगर उसने ये कहा है कि क्या भाई सेंट्रल मैसिव रीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल तो फिर तभी हो सकता है मैथमेटिक्स की जबान में या सेंस में, अगर इस एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ जितने पॉजिटिव चार्ज हों उतने ही इसमें क्या हों, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों, जिनको क्या कहा जाता है, आप डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं तो जिनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इस एटम में इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। इसी वजह से क्या भाई, इसी वजह से एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। उसने कहा कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया है वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं, क्योंकि अगर वो स्टेशनरी होगी तो जो सकूत है या स्टॉप स्टेशन है, रुक जाना, वो तो मौत की अलामत है। तो अगर वो पार्टिकल स्टेशनरी होते, रुके हुए होते, तो फिर तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उनको, मेरा बेटा क्या भाई, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। तो जो मूविंग बॉडीज होती हैं उनको अट्रैक्ट करना क्या भाई, उनको रोकना क्या है, मुश्किल होता है। गाड़ी चल रही हो तो उसको रोकना मुश्किल होता है। तो इसलिए उसने कहा कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। इन चारों ऑब्जर्वेशन और उसके कंक्लूजन को जब हम सम अप करते हैं, तो एट लास्ट उसने मेरा बेटा एक एटम का जो मॉडल प्रपोज किया, वो कैसा था, वो प्लेनेटरी था। प्लेनेटरी मॉडल जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम, जस्ट लाइक अ निजाम शमसी। प्लेनेटरी मॉडल में हमें और आपको पता है कि सेंटर में क्या मौजूद होता है, सन होता है। तो उसने कहा इसी तरह एटम के सेंटर में सन तो नहीं है, न्यूक्लियस है। तो प्लेनेटरी मॉडल में क्या है कि सन के अराउंड प्लैनेट जैसे हमारी जमीन वो रोटेट करती है सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो उसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते हैं, जैसे कि क्या भाई, जैसे कि क्या भाई प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करते हैं। तो इस तरह उसने एक प्लेनेटरी मॉडल प्रपोज कर दिया। ये जो मॉडल उसने प्रपोज किया एटम का, कि एटम का मॉडल कुछ ऐसा होता है, ये उसने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि इसके प्रपोजल के बाद पहला एटम का प्रपोज मॉडल दैट वाज अ प्लम पुडिंग मॉडल, वो तो टोटली रिजेक्ट हो गया। लेकिन इस मॉडल में भी बहुत सारे नकाइस हैं, वो अगली वीडियो में आप ड्रॉबैक्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखेंगे। लेकिन इन तमाम ड्रॉबैक्स के बावजूद एटम जो रदरफोर्ड है, इसके काम को बड़ी हम रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, क्योंकि इसने एटम का मॉडल कैसा होता है उसको समझने की शुरुआत की। इसने एटम के मॉडल को समझने के लिए मेरा बेटा एक बुनियाद रखी, और किसी भी बड़ी बिल्डिंग को खड़े करने में जो सबसे बड़ी अहम चीज होती है वो उसकी बुनियाद होती है। तो इसने चूंकि उसकी बुनियाद रखी कि एटम के मॉडल को भाई इसमें जो है वो कैसा, इसको सोचो, लोगों को सोचने पर मजबूर किया और लोगों ने सोचा, और उसके बाद
इससे बेहतर मॉडल बोहर ने पेश किया, उसमें भी कुछ नकाइस थे, फिर उनको खत्म करके उससे बेहतर मॉडल जो है वो पेश किया जाने लगा, और उसके बाद एक कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल जिसके ऊपर आज हम मोस्टली इत्तेफाक करते हैं उस पर हम पहुंचे हैं। तो इसका बहुत बड़ा काम है, इसको बड़ी रिस्पेक्ट हम देते हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट, क्योंकि जब तक किसी का स्ट्रक्चर समझ ना आए हम उससे फायदा नहीं उठा सकते। दैट्स ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आई होप दैट कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी, दैट द ड्रॉबैक्स इन दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।